गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की इस क्लास में हम वीकली करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे 17 सितंबर से लेकर 23 सितंबर 2023 के। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले हम बात करेंगे नेशनल न्यूज की। द फर्स्ट न्यूज ऑफ दिस वीक इज जो इम्पोर्टेंट है वुमेन्स रिजर्वेशन बिल के बारे में। सो रिसेंटली लोकसभा ने भी और राज्यसभा ने भी दोनों ने वुमेन्स रिजर्वेशन बिल को पास कर दिया है। जो ये बिल है ये 27 साल पहले भी इंट्रोड्यूस हुआ था पार्लियामेंट में, लेकिन पास नहीं हुआ था। अभी ये पास हो गया है। ये बिल में है क्या? सो यहाँ पर आप इसकी डिटेल्स देख सकते हैं। ये फर्स्ट बिल है जो कि नई पार्लियामेंट बिल्डिंग, जो पार्लियामेंट का नई बिल्डिंग बनी है वहां पर इंट्रोड्यूस हुआ है। और सरकार ने बोला है कि इस बिल के पास होने से जो लेडीज हैं, जो वुमेन है, उनकी पार्टिसिपेशन बढ़ जाएगी। कहाँ पर? पॉलिसी मेकिंग में, स्टेट लेवल पर भी यानी कि स्टेट असेंबलीज में भी, और नेशनल लेवल पे यानी कि लोकसभा में भी। जो वुमेन रिजर्वेशन बिल है इसके अंदर क्या प्रोविजन है कि 33% कोटा, 1/3 कोटा रिजर्वेशन दी जाएगी वुमेन को लोकसभा में भी और स्टेट असेंबलीज में भी। ये जो बिल था लोकसभा में इंट्रोड्यूस हुआ था, तो लोकसभा ने भी पास कर दिया है और राज्यसभा ने भी कर दिया है। ये जो बिल है 128th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के फॉर्म में जो है इंट्रोड्यूस हुआ था। तो ये जो है 128th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल और एक्ट में डिफरेंस होता है। ये भी बिल है, जब इसको प्रेसिडेंट की भी असेंट मिल जाएगी, कोई भी आप बोल सकते हो जो कोई भी स्टेज नहीं बचेगी, तब ये एक्ट बनेगा फाइनली। अभी ये बिल है 128th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है ये। इस अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग ये जो लोकसभा की टोटल नंबर ऑफ सीट्स हैं उसमें से 1/3 सीट्स वुमेन के लिए रिजर्व की जाएंगी। असेंबलीज में भी ये जो बिल है उन्होंने 1/3 जो रिजर्वेशन दी है। ये जो बिल है इसने स्पेसिफाई किया है कि जो वुमेन के लिए सीट्स रिजर्व करने की प्रोविजन है लोकसभा, स्टेट असेंबली और दिल्ली असेंबली, वहां पर वो अभी डीलिमिटेशन एक्सरसाइज के बाद इट विल कम इनटू इफेक्ट। डीलिमिटेशन एक्सरसाइज क्या होती है? जो भी पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग कॉन्स्टिट्यूएंसीज की डीलिमिटेशन की जाती है, सो दैट हर कॉन्स्टिट्यूएंसी की जो प्रपोर्शन है वो ऑलमोस्ट इक्वल हो। तो ये डीलिमिटेशन एक्सरसाइज के बाद इट विल कम इनटू इफेक्ट। ये जो बिल है इसने उसके बाद जनरल के बाद सब रिजर्वेशन भी प्रपोज की है। शेड्यूल कास्ट के लिए, शेड्यूल ट्राइब्स के लिए, एंग्लो इंडियंस के लिए 33% कोटा के विद इन ही। ये जो रिजर्व सीट्स है ये रोटेशन बेसिस पर अलॉट की जाएंगी अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज में। कोई स्टेट की कॉन्स्टिट्यूएंसी है या यूनियन टेरिटरी, जो यूनियन टेरिटरीज होती हैं उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में भी। ये जो बिल क्या कहता है कि जो वुमेन सीट्स की रिजर्वेशन है ये जो 15 हमारे अमेंडमेंट एक्ट की कमेंसमेंट के 15 साल बाद ये खत्म हो जाएगी। ये जो रिजर्वेशन है, आपको पता होगा कि जो रिजर्वेशन अभी जो सोशली बैकवर्ड क्लासेस को दी जाती है, कोई एससी कम्युनिटी से है, एसटी से है, अदर बैकवर्ड क्लासेस से है, वो भी इनिशियली 10 साल के लिए मिला था, लेकिन बाद में वो एक्सटेंड होता होता अभी तक भी वो खत्म नहीं हुआ है। ये भी इनिशियली इसको 15 साल के लिए जो है रिजर्वेशन दी गई है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने चाचा चौधरी, जो आप लोग बचपन में इनकी जो कॉमिक बुक्स भी देखते होंगे, इन पे जो आप बोल सकते हो सीरीज भी आती थी टीवीज पे, तो चाचा चौधरी और साबू की जो है उनको आप बोल सकते हो इंक्लूड किया है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने, सो दैट जो यंग वोटर्स हैं, कम एज वाले वोटर्स हैं, उनको एजुकेट भी किया जाए और उनको मोटिवेट किया जाए कि आप इलेक्शंस में, आप वोटिंग में पार्टिसिपेट करो। तो एक कॉमिक बुक है चाचा चौधरी और चुनवी दंगल, ये इंट्रोड्यूस की गई है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और ट्रान कॉमिक्स के कोलैबोरेटिव एफर्ट्स के थ्रू। इसका गोल क्या है? यूथ को एनकरेज करना है, डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन में एंगेज करने के लिए। चाचा चौधरी और जो चुनावी दंगल है ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है हमारे श्री राजीव कुमार जी और इलेक्शन कमिश्नर जो है श्री अनूप चंद्र पांडे एंड श्री अरुण गोयल जी, इन्होंने लॉन्च की थी। इसकी आप पिक्चर भी देख सकते हो, चाचा चौधरी और चुनावी दंगल। नेक्स्ट बात करते हैं घर घर केसीसी अभियान या फिर डोर टू डोर केसीसी कैंपेन की। ये जो इवेंट है इसका क्या एम है? जो किसान क्रेडिट कार्ड केसीसी स्कीम है उसके बेनिफिट भारत के हर किसान को एक्सटेंड किए जाए, हर किसान को केसीसी क्रेडिट कार्ड के जो
किसान क्रेडिट कार्ड के जो बेनिफिट्स हैं वो एक्सटेंड किए जाएं। इस कैंपेन का एम क्या है? यूनिवर्सल फाइनेंशियल इंक्लूजन को अचीव करना है। यूनिवर्सल फाइनेंशियल इंक्लूजन क्या है? पूरे सभी को फाइनेंशियली इंक्लूड करना, सो दैट किसी भी किसान को क्रेडिट फैसिलिटीज को एक्सेस करने में कोई भी दिक्कत ना आए, जो भी उनके एग्रीकल्चरल परस्यूट्स को ड्राइव करते हैं। ये जो कैंपेन है ये नॉन केसीसी अकाउंट होल्डर के को भी तक पहुंचने के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। पीएम किसान बेनिफिशियरीज जो हैं ये केसीसी अकाउंट्स की आप बोल सकते हो सैचुरेशन को भी फोस्टर करेगा। जितने भी पीएम किसान बेनिफिशियरी फार्मर्स हैं उनके बीच में केसीसी घर घर अभियान के लिए किसको प्राइमरी एग्जीक्यूटिव ऑर्गेनाइजेशन की तरह आइडेंटिफाई किया गया है। एग्जीक्यूशन अथॉरिटी ऑर्गेनाइज होती है, आपने स्कीम बना दी, गवर्नमेंट की एक स्कीम है, उसको इम्प्लीमेंट कौन करेगा? तो वो करेगा नाबार्ड। नाबार्ड के पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है ओवरऑल एग्जीक्यूशन की और प्रोग्राम के मॉनिटरिंग की। नेक्स्ट बात करते हैं यूपीएजी पोर्टल की। यूपीएजी पोर्टल मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के द्वारा डेवलप किया गया है और रिसेंटली इसको नीति आयोग के मेंबर रमेश चंद ने लॉन्च किया। इसका एम क्या है? जितने भी कॉम्प्लेक्स कोई कॉम्प्लिकेटेड गवर्नेंस चैलेंजेस आते हैं, गवर्नेंस चैलेंजेस क्या है? जो भी आपके पॉलिसीज के रिलेटेड हो गया, सरकार को लोगों तक पहुंचना है किसी भी बेनिफिट्स को लेके, वेलफेयर इनिशिएटिव्स को लेके, कोई भी गवर्नेंस चैलेंज है उसको एड्रेस करेगा, उसको सॉल्व करेगा एग्रीकल्चर सेक्टर में। ये जो प्लेटफॉर्म है काफी इनोवेटिव है और इसमें क्या किया गया है? एग्रीकल्चरल डोमेन में जितनी भी डेटा मैनेजमेंट है उसको स्ट्रीमलाइन करेगा और एनहांस करेगा, सो दैट हम मोर एफिशिएंट एंड रिस्पॉन्सिव एग्रीकल्चरल पॉलिसी फ्रेमवर्क के तरफ एक सिग्निफिकेंट स्टेप ले सके। आगे बात करते हैं नई पार्लियामेंट बिल्डिंग की। नई पार्लियामेंट बिल्डिंग की हम क्यों बात कर रहे हैं? क्योंकि रिसेंटली नई पार्लियामेंट बिल्डिंग में अभी हमने बात की, पहला बिल पास हुआ है। सो हमारे प्रधानमंत्री जी ने न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग को पार्लियामेंट हाउस ऑफ इंडिया की तरह डेजिग्नेट किया और लोगों को वो आप बोल सकते हो कि उनको ये भेंट कर दिया। द न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग का जो नाम है वो पार्लियामेंट हाउस ऑफ इंडिया किया गया और जो पुरानी वाली पार्लियामेंट बिल्डिंग है उसको अभी संविधान सदन के नाम से, कॉन्स्टिट्यूशन हाउस के नाम से जाना जाएगा। दोनों ही पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। नई पार्लियामेंट बिल्डिंग जो है इसके डिजाइनर कौन है? बिमल पटेल जी, जो कि काफी रिनाउंड आर्किटेक्ट हैं। ये गुजरात बेस्ड हैं जो बिमल पटेल जी हैं। इन्होंने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर को भी डिजाइन किया है, जो कि फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड जो साबरमती रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट है उसको भी इन्होंने डिजाइन किया है। जो पहले वाली पुरानी बिल्डिंग है, पुरानी पार्लियामेंट बिल्डिंग, उसको डिजाइन किया था ब्रिटिश आर्किटेक्ट थे एक सर एडविन लुटियन एंड हर्बर्ट बेकर ने। ये 1927 में कंप्लीट की गई थी। ये अभी जो नई वाली बिल्डिंग है, नई वाली बिल्डिंग में 3 द्वार है, 3 गेट है। कौन कौन से? ज्ञान द्वार, शक्ति द्वार और कर्मा द्वार। ये बिल्डिंग की शेप ट्रायंगुलर शेप्ड है। मैं आपको पिक्चर भी दिखा देती हूँ, ये देख सकते हो आप, ऐसे ट्रायंगुलर शेप्ड है। ये टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड वालों ने कंस्ट्रक्ट की है, जिसमें 888 लोगों की कैपेसिटी है। पहले जो पुरानी वाली बिल्डिंग थी उसमें 543 सीटें थी। तो राज्यसभा की अगर बात करें, नई वाली बिल्डिंग में 384 मेंबर्स की जो कैपेसिटी है और लोकसभा जो है अप टू 1272 सीट्स तक अकोमोडेट कर सकती है। ज्वाइंट सिटिंग आप बोल सकते हो उस टाइम पे। लोकसभा का जो हॉल है ये पीकॉक थीम के अराउंड बनाया गया है, जो कि भारत का नेशनल बर्ड है। राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा का थीम है लोटस, जो कि भारत का नेशनल फ्लावर है। एमपीस की हर जो सीट है वो मल्टीमीडिया उसमें डिस्प्ले भी दिया गया है। यहाँ पर आप फीचर्स भी देख सकते हो। 4 मंजिला बिल्डिंग है ये आपको टाइम नहीं याद करना। ये सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट का पार्ट है। टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड ने जो किया है। ग्रैंड कॉन्स्टिट्यूशन हॉल बनाया गया है भारत के डेमोक्रेटिक हेरिटेज को शोकेस करने के लिए। एमपीस के लिए लाउंज है, लाइब्रेरी है, कमेटी रूम्स है, डाइनिंग एरिया है, पार्किंग स्पेस है काफी ज्यादा। नई पार्लियामेंट बिल्डिंग में जो अभी 3 गेट हमने बात की मेन, उसके बाद 6 गेट्स और हैं जो कि एनिमल्स के नाम पर और क्रिएचर्स के नाम पर जिनमें से रखे गए हैं। इन 6 में से हमने अभी जो बात की है 3 तो वही है, ज्ञान, शक्ति और कर्मा। इनके बाद है गज द्वार, जो कि एलिफेंट के नाम पर है, एलिफेंट गज। ये इंटेलेक्ट, मेमोरी, वेल्थ और विजडम को रिप्रेजेंट करता है और ये जो उत्तर की साइड पे है। उसके बाद है अश्व द्वार, हॉर्स द्वार। ये सदर्न एंट्रेंस पे है। इससे पावर, स्ट्रेंथ, करेज
और गवर्नेंस की क्वालिटी को सिंबलाइज करता है। उसके बाद है गरुड़, जो कि बर्ड्स का राजा माना जाता है। ये लॉर्ड शिवा का माउंट भी माना जाता है, उनका ये सिंबल माना जाता है। गरुड़ जो को पावर और धर्म का सिंबल माना जाता है, और ये ईस्टर्न पूर्वी साइड पर है नई पार्लियामेंट बिल्डिंग के। उसके बाद है मकर, जो कि एक्वेटिक क्रिएचर है, मछली की तरह होता है। ये जो पुरानी वाली बिल्डिंग है उसकी साइड इसका फेस है। देन है शार्दुल। शार्दुल एक माइथोलॉजिकल क्रिएचर है जिसमें एक शेर की बॉडी है, जो एक हॉर्स होता है, घोड़ा होता है, उसका सर है। इसके बाद एलिफेंट है, पैरेट है। ये क्या करता है, हमारे देश के लोगों की पावर को सिंबलाइज करता है। देन है हंस द्वार, हंस के नाम पर है, जो कि जिनको सरस्वती का आप बोल सकते हो माउंट माना जाता है, वाहन माना जाता है। सरस्वती जो कि नॉलेज की गॉडेस मानी जाती हैं। अगला हम बात करते हैं ऑपरेशन पोलो की, जिसने रिसेंटली 75 जो ईयर्स कंप्लीट कर लिए हैं। 13 सितंबर 1948 को लॉन्च किया गया था। ये इंडियन आर्मी के द्वारा क्यों किया था, आपको पता होगा, जब हमारा देश आजाद हुआ था तो कुछ एरियाज थे, प्रिंसली स्टेट्स थे, जिन्होंने भारत को ज्वाइन नहीं किया था, जैसे कश्मीर हो गया, जूनागढ़ हो गया, हैदराबाद हो गया। तो हैदराबाद की प्रिंसली स्टेट को भारत में इंटीग्रेट करने के लिए ऑपरेशन पोलो जो है वो लॉन्च किया गया था इंडियन आर्मी के द्वारा। हैदराबाद के जो निजाम थे उन्होंने ज्वाइन नहीं किया था इसको, तो मिलिट्री ऑफेंसिव था जो हैदराबाद में, उसको पुलिस एक्शन का नाम दिया बाद में। जो हमारे होम मिनिस्टर थे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, और निजाम की जो फोर्सेस थी उन्होंने सरेंडर कर दिया था इंडियन आर्मी को 18 सितंबर को। आगे बात करते हैं नई कन्वेंशन सेंटर की, जो कि दिल्ली में इनॉग्रेट किया गया है, यशो भूमि का जिसको नाम दिया है। इसका फेज 1 जो है इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर का, जिसको यशो भूमि का नाम दिया है, द्वारका में इसको लॉन्च किया है। यशो भूमि क्या है, वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट MICE फैसिलिटी है। MICE फैसिलिटी क्या है, मीटिंग्स, इंसेंटिव्स, कॉन्फ्रेंसेस एंड एग्जीबिशंस। तो यहाँ पर आप इसकी जो एक प्रोजेक्ट आप बोल सकते हो इमेजिनरी पिक्चर भी देख सकते हो। आगे बात करते हैं UN सिट्रल की। सो इंडिया ने रिसेंटली इनॉग्रल कॉन्फ्रेंस होस्ट की है, किसकी, यूनाइटेड नेशंस कमीशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड लॉ की। UN सिट्रल क्या है, ये एक सब्सिडरी बॉडी है UN जनरल असेंबली की, जिसका काम क्या है, इंटरनेशनल ट्रेड और इन्वेस्टमेंट को फैसिलिटेट करने में मदद करना। इसके हेडक्वार्टर्स है ऑस्ट्रिया के वियना में। आगे बात करते हैं स्किल्स ऑन व्हील्स की। हमारे एजुकेशन मिनिस्टर ने, और जो हमारे एजुकेशन स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप मिनिस्टर हैं श्री धर्मेंद्र प्रधान जी, और लोकसभा के जो स्पीकर हैं ओम बिरला जी, उन्होंने मिलकर स्किल्स ऑन व्हील्स इनिशिएटिव लॉन्च किया है NSDC और इंडसइंड बैंक के साथ कोलैबोरेशन में। इसके अंडर क्या किया जाएगा, 60,000 यूथ को एम्पावर किया जाएगा अगले आने वाले 5 सालों में। क्या किया जाएगा, जो भी गांव के हाउस होल्ड्स हैं उनके लाइवलीहुड को इम्प्रूव किया जाएगा, उनको इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग जो भी रेलेवेंट स्किल ट्रेनिंग है वो दी जाएगी। ऑब्जेक्टिव क्या है, इंडस्ट्री रेलेवेंट स्किल ट्रेनिंग देना, सो दैट उनकी थ्योरेटिकल जो है स्किल वो भी इम्प्रूव हो और प्रैक्टिकल नॉलेज भी इम्प्रूव हो। इसमें क्या होगा, स्किल्ड पीपल जो है, स्किल्ड लोग हैं, उनका इंडस्ट्री में जो रिक्वायरमेंट है और जो उनके पास स्किल है उसमें जो गैप है उसको खत्म करेगा, और जो बेरोजगार लोग हैं इंश्योर करेंगे ये कि बेरोजगार लोगों को सही जॉब मिले, जो भी उनमें स्किल्स है उसके अकॉर्डिंग। आगे बात करते हैं होयसाला टेम्पल की। सो रिसेंटली जो रियाद में, सऊदी अरेबिया के रियाद में वर्ल्ड हेरिटेज स्टेटस के लिए एक मीटिंग हुई थी। वहां पर कर्नाटका के जो बेलूर, हेलबीडू और जो सोमनाथपुर है कर्नाटका में, इनको, जिनको होयसाला टेम्पल्स, जहां पर होयसाला टेम्पल्स लोकेटेड है, उसको 42nd यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट बन गई है। ये जो अनाउंसमेंट है मैंने आपको अभी बताया, सऊदी अरेबिया के रियाद में की गई है। होयसाला जो मंदिर है ये 12वीं और 13वीं शताब्दी में होयसाला राजों ने बनाया था। आगे बात करते हैं नाविक की। नाविक क्या है, जैसे आप अपने फोन्स में, स्मार्टफोन्स में GPS यूज करते हो जो कि USA का है, वैसे ही नाविक भारत का खुद का एक ऑल्टरनेटिव है GPS का। सो दैट इससे क्या होगा, लोकेशन वगैरह, जैसे आप गूगल मैप्स यूज करते हो GPS के बेस्ड ही होता है, तो वैसे ही भारत का खुद का एक नाविक है जो कि GPS के ऑल्टरनेटिव की तरह काम करता है। इसमें करंटली 7 सैटेलाइट है, लेकिन प्लानिंग हो रही है कि ये 12 तक पहुंचाया जाएगा। अभी जो भारत ने बोला है कि 2025 तक हम सभी
स्मार्टफोन्स के लिए ये मैंडेटरी कर देंगे, आईफोन्स के लिए भी, एंड्रॉइड्स के लिए भी, कि सब में नाविक जो है वो हो, चाहे उसमें नाविक चिपसेट्स हो, चाहे नाविक पावर्ड चिप्स इंट्रोड्यूस की जाए। तो 5G फोन्स के लिए तो मैंडेटरी नाविक सपोर्ट जो होगी 1 जनवरी 2025 तक रिक्वायर्ड होगी, और जो बाकी के फोन्स हैं जो अभी L1 बैंड पे काम करते हैं उनके दिसंबर 2025 तक उनको भी जो है नाविक सपोर्ट प्रोवाइड करनी पड़ेगी। आगे बात करते हैं टीवी मुक्त एक्सप्रेस की। सो टीवी मुक्त एक्सप्रेस क्या है? ये रिसेंटली एक ट्रेन जो है वो चलाई है उधमपुर, एक अवेयरनेस के लिए, लोगों को अवेयर करने के लिए, टीबी से मुक्त करवाने के लिए, ट्यूबरक्लोसिस से। इसका स्लोगन था चलो चले टीबी को हराने। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? लोगों को मेडिकल सर्विसेज प्रोवाइड करना, अवेयरनेस प्रोवाइड करना टीबी के बारे में। जो भी उधमपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी के अलग अलग गांव है वहां पर इंडिया का एम है कि 2025 तक टीबी को इरेडिकेट कर देना, और जो पूरे वर्ल्ड का एम है वो है 2030। इंडिया चाहता है कि हम 5 साल पहले ही टीबी को भारत से इरेडिकेट कर दें। आगे बात करते हैं भारत कोष की। भारत कोष क्या है? कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स का इनिशिएटिव है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर है। इसका एम क्या है? जो भी किसी को अगर कोई फीस भरनी है गवर्नमेंट अकाउंट में, कोई फाइन भरना है, कोई भी पैसा गवर्नमेंट अकाउंट में भरना है, तो उनको एक जगह पर सभी सर्विसेज प्रोवाइड की जाएंगी। आगे बात करते हैं लैंड पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की। लैंड पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया क्या है? एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, जो कि स्टैट्यूटरी बॉडी होती है जो कि किसी एक्ट के अंडर एस्टैब्लिश की जाती है। तो जो लैंड पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है वो लैंड पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्ट 2010 के अंडर एस्टैब्लिश की गई थी, एक सेफ, सिक्योर एंड सिस्टमेटिक फैसिलिटीज को प्रोवाइड करने के लिए, चाहे कार्गो की मूवमेंट करनी है, चाहे पैसेंजर्स की मूवमेंट करनी है, इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट पर, इंटरनेशनल बॉर्डर्स के क्रॉस, यानी कि इंटरनेशनल बॉर्डर के क्रॉस, चाहे तो किसी इंसान की, पैसेंजर की मूवमेंट है, चाहे गुड्स की, चीजों की है, तो इंटरनेशनल बॉर्डर के अलोंग पैसेंजर्स और गुड्स की डेजिग्नेटेड पॉइंट्स पर मूवमेंट के लिए फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा लैंड पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर काम करता है। अब बात करते हैं इंटरनेशनल न्यूज की। सबसे पहले है 5 आइज अलायंस। 5 आइज अलायंस क्या है? एक इंटेलिजेंस अलायंस है जिसमें ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, यूनाइटेड किंगडम्स यूके यानी कि, और यूनाइटेड स्टेट्स यानी कि यूएस, ये सभी पार्ट है, मेंबर्स हैं इसके। ये जो कंट्रीज है ये यूके यूएसए एग्रीमेंट का मल्टीलेटरल का एक पार्ट थे, और जो कि इन्होंने ज्वाइंट कोऑपरेशन के लिए एक ट्रीटी वो की थी सिग्नल्स इंटेलिजेंस के लिए। अगर इसकी बात करें इसका ओरिजिन कब है, तो जब दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ था या दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था, उस टाइम पे एक इनफॉर्मल लेवल पर ब्रिटिश और अमेरिकन कोड ब्रेकर्स के बीच में मीटिंग हुई थी। तो उसके बाद जब यूएस ने फॉर्मली वॉर में सेकेंड विश्व युद्ध में, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में एंटर कर लिया था, जब 1941 का अटलांटिक चार्टर हुआ था, तो उसी के बाद एक विजन एस्टैब्लिश किया गया पोस्ट वॉर वर्ल्ड का। तो ये 5 आइज अलायंस का जो ओरिजिन है तभी ट्रेस किया जाता है। आगे बात करते हैं G77 प्लस चाइना समिट की, जो कि रिसेंटली क्यूबा में हुई है। भारत ने इस समिट पर G77 प्लस चाइना समिट में अपनी जो कमिटमेंट है उसको दोबारा से रीअफर्म किया है कि हमारी ये कमिटमेंट पक्की है कि हम क्या करेंगे, जो ग्लोबल साउथ है उसको और डेवलप करवाएंगे, उसको बढ़ावा देंगे। सो ग्लोबल साउथ क्या है? कुछ ऐसे रीजन्स हैं, आप बोल सकते हो, जो कि ब्रिटिश की कॉलोनीज थी, या फिर आप ऐसे बोल सकते हो कि जो बाकी कंपैरेटिवली जो अमीर देशों के डेवलपमेंट जो है उनकी कम है, चाहे वो लीस्ट डेवलप्ड है, चाहे वो डेवलपिंग है, मिडल डेवलपिंग है। तो सभी जो डेवलपिंग नेशंस हैं वो ग्लोबल साउथ में आती थी। मोस्टली ये एशिया, अफ्रीका और जो साउथ अमेरिका है, इधर है सारे ये देश जो हैं। तो इनका एम यही है, ये जो ग्रुप ऑफ 77 है यूनाइटेड नेशंस में, जो कि 135 डेवलपिंग कंट्रीज की एक कोलिशन है, वहीं पर इंडिया ने रीअफर्म किया है कि हम सभी का इकोनॉमिक इंटरेस्ट जो है, कलेक्टिव इकोनॉमिक इंटरेस्ट प्रमोट करेंगे और एक एनहांस्ड ज्वाइंट नेगोशिएटिंग कैपेसिटी क्रिएट करेंगे यूनाइटेड नेशंस में। आगे बात करते हैं 2023 एसडीजी समिट की। सो 2023 एसडीजी समिट रिसेंटली न्यूयॉर्क में हुई है। तो ये क्या है? ये जो समिट है
एसडीजी समिट 2023, इसने क्या स्टार्ट किया है, एक नई एक्सेलरेटेड प्रोग्रेस का एक फेज स्टार्ट कर दिया टुवर्ड्स द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, जिसमें हाई लेवल पॉलिटिकल गाइडेंस है ट्रांसफॉर्मेटिव एंड एक्सेलरेटेड एक्शंस पे। सो अप टू 2030 आपको पता होगा कि एसडीजी का जो एम है, जो टारगेट है, वो 2030 ही है। तो अप टू 2030 जो है ये काम करेगा। प्रेसिडेंट ऑफ जनरल असेंबली ने कन्वीन किया था इस समिट को और एक डेडलाइन सेट की है 2030 का एजेंडा आप बोल सकते हो अचीव करने के लिए और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स अचीव करने के लिए। ये रिसेंटली जो जनरल असेंबली की हाई लेवल वीक था उसी का सेंटर पीस भी था। सो जो भी क्राइसिस लोग जो कंट्रीज फेस कर रही हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करने के लिए 2030 के एजेंडा के अकॉर्डिंग उस पर काम करेगा। आगे बात करते हैं स्टेट न्यूज की। सबसे पहले है रिसेंटली गुजरात में एक बहुत ही रेयर एक मेटल जो है वेनेडियम वो डिस्कवर किया गया है। आपको पता होगा कि कुछ टाइम पहले हमने जम्मू में लिथियम रिजर्व्स मिले थे, राजस्थान में लिथियम रिजर्व्स मिले थे। सो अभी गुजरात में वेनेडियम के रिजर्व्स मिले हैं। वेनेडियम भी काफी रेयर मेटल है, एक की रॉ मटेरियल है काफी इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस के लिए। ये जो मेटल है ये गल्फ ऑफ कंबात है, वहां पर इसके जो सैंपल्स है सेडिमेंट्स है वहां से कलेक्ट किया गया है, जो कि गल्फ ऑफ कंबात क्या है, जो अरेबियन सी में खुलता है ऑफ अलोंग इन गुजरात। वेनेडियम की अगर एप्लीकेशंस की बात करें तो ये वेनेडियम सेकेंडरी बैटरीज में यूज होता है, पावर प्लांट्स में, रिचार्जेबल वेनेडियम रिडॉक्स बैटरी में, कमर्शियल एप्लीकेशंस के लिए। टाइटेनो मैग्नेटाइट डिपॉजिट्स जो हैं, टाइटेनो मैग्नेटाइट डिपॉजिट्स, इसी रीजन में वेनेडियम जो है मिला है। किस मिनरल से आप जो मेटल्स होते हैं वो प्योर फॉर्म में तो जरूरी नहीं मिलते, तो वो आपको मिनरल फॉर्म में मिलते हैं। वो जो मिनरल है वेनेडियम का वो है टाइटेनो मैग्नेटाइट, जो कि एक मोल्टन लावा कब बनता है, जब मोल्टन लावा जो है वो ठंडा होता है बहुत तेजी से। इस टाइप के जो डिपॉजिट को आप वेनेडियम के एक वैल्यूएबल सोर्स की तरह समझ सकते हो। इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस के अकॉर्डिंग जो रिजर्व्स है वेनेडियम में इंडिया में वो माना जाता है 24.63 मिलियन टन है। और पूरी दुनिया की अगर बात करें तो चाइना में 2022 की बात करें तो चाइना में सबसे ज्यादा वेनेडियम रिजर्व्स हैं, जो कि ऑलमोस्ट 9.5 मिलियन मेट्रिक टन है 2022 की बात करें तो। आगे बात करते हैं इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन डैम सेफ्टी की, जो कि रिसेंटली राजस्थान के जयपुर में हुई थी। इसका एम क्या था, सभी एक्सपर्ट्स को एक साथ आने के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना, सो दैट वो डैम सेफ्टी और मैनेजमेंट के रिगार्डिंग जो भी कटिंग एज टॉपिक्स हैं उन पर काम कर सके। अब बात करते हैं सारागढ़ी मेमोरियल की। सो रिसेंटली पंजाब के चीफ मिनिस्टर भगवंत सिंह मान ने एक नींव पत्थर रखा है सारागढ़ी मेमोरियल का। कहां पर, फिरोजपुर में। बैटल ऑफ सारागढ़ी जो हुई थी इसमें काफी जो सिख सोल्जर शहीद हो गए थे, लगभग जो 21 सिख सोल्जर थे वो हवलदार ईश्वर सिंह के अंडर, जो कि सिख रेजिमेंट के आप बोल सकते हो हवलदार थे। बहुत बहादुरी से उन्होंने लड़ाई की थी। किसके अगेंस्ट, अफगानी ट्राइब्समैन थे। खैबर पख्तूनख्वा के जो समाना विलेज था जो कि अभी रिसेंटली पाकिस्तान में है, वहां पर ये लड़ाई हुई थी। उन्हीं की याद में सारागढ़ी मेमोरियल जो है ये बनाया जा रहा है। अब बात करते हैं इथाइलिन क्रैकर प्रोजेक्ट की। हमारे प्रधानमंत्री जी ने एमपी के बिना रिफाइनरी में 49,000 करोड़ का इथाइलिन क्रैकर प्रोजेक्ट का नींव पत्थर रखा है। ये क्या करेगा, पॉली इथिलीन, पॉलीप्रोपिलीन, ये सभी जो कि प्लास्टिक्स में, टेक्सटाइल्स में, पैकेजिंग में, फार्मा में ये इसमें यूज होते हैं, तो उसको ये प्रोड्यूस करेगा। इथेन क्रैकर्स जो हैं ये ऐसे प्लांट्स हैं जो कि अगर इथेन को ट्रांसफॉर्म करना है प्लास्टिक प्रोडक्ट में, उसके लिए फर्स्ट स्टेप में यूज होता है। तो पहले क्या होता है, ये जो प्लांट्स हैं ये नेचुरल गैस से इथेन को अलग करते हैं, फिर इथिलीन प्रोड्यूस करते हैं जो कि प्लास्टिक्स के बिल्डिंग ब्लॉक्स की तरह काम करता है। आगे बात करते हैं आदि शंकराचार्य के स्टेचू की। सो मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान जी ने रिसेंटली अनाउंस किया है कि वो 108 फीट टॉल स्टेचू जो है आदि शंकराचार्य जी का, वो वहां पर वो डेडिकेट करेंगे लोगों को। कहां पर, मध्य प्रदेश के ओमकारेश्वर में। ओमकारेश्वर क्या है, 12 ज्योतिर्लिंग में से एक पार्ट है। ज्योतिर्लिंग जो है वो भगवान शिव जी को डेडिकेट होते हैं। मोन्यूमेंटल प्रोजेक्ट जिसका नाम है एकतमता की प्रतिमा,
एकमता की प्रतिमा का क्या मतलब है? स्टेच्यू ऑफ वननेस, की सभी एक हैं, तो इसको ये रिप्रेजेंट करता है। तो कहां पर है? एमपी के ओमकारेश्वर में। अब बात करते हैं महाराष्ट्र की। सो महाराष्ट्र में हमारे प्रधानमंत्री जी के बर्थडे वाले दिन 11 पॉइंट डेवलपमेंट प्रोग्राम लॉन्च किया गया है, जिसमें सोसाइटी के अलग अलग सेक्टर्स की डेवलपमेंट के लिए काम किया जाएगा। इसमें क्या है? एक तो है नमो वुमेन मिशन, जो कि 73 लाख वुमेन की को गवर्नमेंट स्कीम्स के बेनिफिट एक्सटेंड करने का काम करेगा। देन है नमो कंस्ट्रक्शन वर्कर वेलफेयर मिशन, जो कि 73,000 वर्कर्स को सेफ्टी किट्स प्रोवाइड करेगा। देन है नमो फार्म पॉन्ड मिशन, जो कि 73,000 फार्म पॉन्ड्स क्रिएट करेगा। देन है नमो सेल्फ सफिशिएंट एंड सोलर एनर्जी विलेज कैंपेन, जो कि 73 विलेज को सेल्फ रिलायंट बनाएगा। देन है नमो पुअर एंड बैकवर्ड क्लास डिग्निटी मिशन, जो कि पुअर एंड बैकवर्ड क्लासेस की ओवरऑल डेवलपमेंट करेगा। उसके बाद है नमो विलेज सेक्रेटेरिएट मिशन, जो कि 73 ग्राम पंचायत ऑफिसेस को बनाएगा हर जिले में। देन है नमो स्मार्ट ट्राइबल स्कूल मिशन, स्मार्ट स्कूल्स के लिए, 73 साइंस सेंटर्स के लिए। नमो दिव्यांग शक्ति अभियान, जो कि रिहेबिलिटेशन सेंटर बनाएगा फिजिकली चैलेंज्ड लोगों के लिए। नमो स्पोर्ट्स ग्राउंड गार्डन मिशन, जो कि वेल इक्विप्ड प्ले ग्राउंड, जो खेलने वाले मैदान है उस और गार्डन्स बनाएगा। नमो सिटी ब्यूटिफिकेशन प्रोजेक्ट है 73 सिटीज में। नमो पिलग्रिम एंड फोर्ट प्रोटेक्शन मिशन है, जो कि जो भी हिस्टोरिक श्राइन्स है, कोई किले हैं, कोई पिलग्रिम जैसे जो धार्मिक लोग जहां पर जाते हैं, उनको रेनोवेट करेगा। आगे बात करते हैं वेस्ट बंगाल की। सो वेस्ट बंगाल में स्टेट एजुकेशन पॉलिसी अनाउंस की गई है, जिसने क्या रिकमेंड किया है? 3 लैंग्वेज फॉर्मूला, इंग्लिश, हिंदी और बंगाली। बंगाली जो उनकी मदर टंग है, क्लास 5th से लेकर क्लास 8th तक। इस कमेटी ने यह भी रिकमेंड किया है कि बंगाली को जो भी बच्चे किसी और मीडियम में पढ़ेंगे, उनको क्लास 1st से लेकर क्लास 10th तक बंगाली को एक सब्जेक्ट की तरह अलग से पढ़ाया जाए। अब बात करते हैं आंध्र प्रदेश के अत्रियापुरम पुतरकुल की। इसको रिसेंटली जीआई टैग मिला है। अत्रियापुरम पुतरकुलू क्या है? ये एक मिठाई होती है ऐसे, ये बहुत ही चावल की लेयर होती है, राइस स्टार्च की, बहुत पतली। उसमें चीनी, ड्राई फ्रूट और नट्स के पाउडर को फिल किया जाता है, ऐसे रोल्स की फॉर्म में ये होता है। उसके बाद आप देख सकते हो कि इसके रीजन की अगर हम बात करें तो आंध्र प्रदेश के अत्रेपुरम विलेज से इसका रीजन माना जाता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कहां से है, आंध्र प्रदेश से है क्या, एक मिठाई है। अब बात करते हैं नर्मदा नदी की। अभी रिसेंटली इसमें बाढ़ आई थी। सो नर्मदा क्या है? भारत की सबसे लंबी वेस्ट फ्लोइंग नदी है, जो कि पश्चिम की साइड में जाती है अरेबियन सी में। यहाँ पर आप देख भी सकते हो, मैं कलर चेंज करके आपको दिखाती हूँ। ये जो है ये नर्मदा नदी का फ्लो दिखाया हुआ है। उसके बाद ये जाकर गल्फ ऑफ खंभात में जो अरेबियन सी में वहां पर पानी अपना गिराती है। ये जो मध्य प्रदेश के माउंटेन्स की अमरकंटक रेंज है वहां से चलती है। उसके बाद ये मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात में से होकर गल्फ ऑफ कंबे में जाकर ये मिलती है। अब बात करते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी की। सबसे पहले मैसेंजर क्या है? नासा का एक मिशन है, एक स्पेसक्राफ्ट है, जो कि मर्क्यूरी को जिसने ऑर्बिट किया 4 साल से भी ज्यादा। अभी जो ये मिशन था, ये आप बोल सकते हो कि खत्म हो गया है। क्यों? क्योंकि जो मैसेंजर था ये मर्क्यूरी के सरफेस पर ये स्लैम हो गया। ये जो मिशन था इसने क्या रिवील किया है कि मर्क्यूरी का जो जगह सरफेस है, उसकी कंपोजिशन, उसका जियोलॉजिकल हिस्ट्री, डिटेल्स जो डिस्कवर की हैं, उसके इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड के बारे में, पोलर डिपॉजिट्स वेरीफाई किए हैं, वाटर आइस जो है वो पोलर डिपॉजिट्स है, वो सब चीजें। तो मैसेंजर किसका है, किस प्लैनेट पर इसने जो है इन्वेस्टिगेशन की, स्टडी की, वो चीजें आपको ध्यान रखनी है। अब बात करते हैं इन्वायरमेंट की। सबसे पहले तो है मिथुन, जिसकी आप यहाँ पर पिक्चर देख सकते हो। इसको रिसेंटली फूड एनिमल टैग मिला है। ये नॉर्थ ईस्ट का मिथुन है जिसको फूड एनिमल टैग मिला FSSAI से, यानी कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया से। मिथुन या गायल भी इसको बोलते हैं। इसका जो साइंटिफिक नेम है वो है बॉस फ्रंटेलिस। ये इंडियन जो गौर या बाइसन का डिसेंडेंट माना जाता है। इसको माउंटेन के कैटल के नाम से जाना जाता है। ये अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड का स्टेट एनिमल भी है। वैसे ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया, बांग्लादेश, नदरन म्यांमार, चाइना के यूनान, इस रीजन में पाया जाता है। इसको फूड एनिमल का टैग मिला है। अब बात करते हैं मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्या है?
ये एक इंटरनेशनल ट्रीटी है जो कि ओजोन की परत को बचाने के लिए साइन हुई थी, सो दैट जो भी सब्सटेंसेस ओजोन को हार्म पहुंचाते हैं, ओजोन डिप्लीशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उनको हम खत्म कर दें। ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 16 सितंबर 1987 को ये साइन हुआ था, जो कि 1 जनवरी 1989 से एंटर्ड इनटू फोर्स। इंटरनेशनल डे फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ ओजोन लेयर ये 16 सितंबर को मनाया जाता है और ये यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने डेजिग्नेट किया था। इस बार का इसका थीम था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल फिक्सिंग द ओजोन लेयर एंड रिड्यूसिंग द क्लाइमेट चेंज। अब डिफेंस सेक्टर की बात करें, सबसे पहले है सिम्बेक्स। सिम्बेक्स क्या है? हर साल एक्सरसाइज होती है इंडिया की नेवी और सिंगापुर की नेवी के बीच में। ये अभी रिसेंटली 2023 की जो है 2 फेजेस में हुई है। एक तो हार्बर फेज जो कि सिंगापुर में हुआ 21 से 24 सितंबर के बीच में, उसके बाद सी फेज हुआ। भारत की जो नेवल शिप्स थी कौन कौन सी, एक तो रणविजय और एक कवरत थी, और सबमरीन INS सिंधु केसरी ये सिंगापुर गई थी 30th एडिशन ऑफ सिम्बेक्स में पार्टिसिपेट करने के लिए। अब बात करते हैं इंडो पैसिफिक आर्मीज चीफ कॉन्फ्रेंस की, जो कि इंडियन आर्मी और यूएस की आर्मी दोनों को होस्ट करेंगी। ये एक 3 दिन की कॉन्फ्रेंस होगी जिसमें 35 देश के डेलीगेट्स जो हैं वो 25 से 27 सितंबर में न्यू दिल्ली में आए। इसका थीम क्या था? टुगेदर फॉर पीस, सस्टेनिंग पीस एंड स्टेबिलिटी इन द इंडो पैसिफिक रीजन। इसका एम क्या है? इंडो पैसिफिक रीजन में शांति को, स्टेबिलिटी को प्रमोट करना म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के थ्रू, फ्रेंडशिप के थ्रू, और जो भी लिटोरल पार्टनर्स हैं उनके बीच में। आगे बात करते हैं, इंडियन आर्मी के लिए रिसेंटली P7 हैवी ड्रॉप सिस्टम डेवलप किया है DRDO ने। इसकी पहले आप पिक्चर देख लो, ये आपको दिखाया गया है। ये क्या है? डिफेंस कॉम्बैट कैपेबिलिटी को एनहांस करने के लिए P7 हैवी जो ड्रॉप सिस्टम जो HDS वो किया गया है, जो कि पैरा ड्रॉपिंग मिलिट्री स्टोर्स के लिए कैपेबल है, चाहे वो व्हीकल, एम्यूनिशन, इक्विपमेंट है। ये 100% इंडिजीनियस रिसोर्सेज से बनाया गया है, आर्मी में इंडक्ट किया गया। P7 हैवी ड्रॉप पैराशूट सिस्टम जो है ये इंटायरली डिजाइन भी इंडिया में हुआ, डेवलप भी इंडिया में हुआ। पैरा ड्रॉपिंग कैपेबिलिटीज को बढ़ाने के लिए ये जो सिस्टम था इसमें 100% इंडिजीनियस फेरस होता है, आयरन वाली चीज, और नॉन फेरस मटेरियल्स के साथ बनाया गया है। इंजीनियरिंग टेक्सटाइल्स हैं जो पैराशूट्स के लिए, ये लेटेस्ट कॉम्बिनेशन से डेवलप किए गए हैं फ्लोरोकार्बन और सिलिकॉन के। ये जो सिस्टम है एक फोर्स मल्टीप्लायर की तरह काम करेगा आर्म्ड फोर्सेस के लिए, और रैपिड डिलीवरी भी इनेबल करेगा जो भी कम्बैट स्टोर्स हैं फार फ्लंग इनएक्सेसिबल एरियाज में। देन है ASEX-01N एक्सरसाइज, जो कि 5 दिन की आसियन सॉलिडेरिटी एक्सरसाइज है, जो कि साउथ चाइना सी में जो नाटूना आइलैंड है इंडोनेशिया के, वहां पर हुई थी। इसमें आसियन के सभी मेंबर नेशंस के मिलिट्री पर्सोनल पार्टिसिपेट उन्होंने किया, जिसमें 11th मेंबर जो हाल ही में जिसको अप्रूवल मिली है ईस्ट टाइमोर, वो भी पार्टिसिपेट करेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है नाटूला आइलैंड, ये साउथ चाइना सी का एरिया है, ये है इंडोनेशिया का इकोनॉमिक एक्सक्लूसिव जोन है ये सारा। देन है स्टेडफास्ट डिफेंडर, ये नाटो की सबसे बड़ी मिलिट्री एक्सरसाइज है कोल्ड वॉर के टाइम से। ये अभी 2024 के स्प्रिंग में होगी। ये जो ड्रिल है जर्मनी, पोलैंड, बाल्टिक कंट्रीज में होगी। स्वीडन जिसका फुल एक्सेशन है नाटो को, उसका अप्रूवल अभी होना बाकी है कि क्या स्वीडन अभी पार्टिसिपेट करेगा या नहीं। जब भी इस पे अपडेट आएगा हम डिस्कस करेंगे। देन है ऑपरेशन सजाग। ऑपरेशन सजाग एक कॉम्प्रिहेंसिव ड्रिल है जो कि इंडियन कोस्ट गार्ड ने कंडक्ट की थी 18 सितंबर को। इसमें 118 शिप्स ने पार्टिसिपेट किया, कस्टम से भी थी, मरीन पुलिस से थी, पोर्ट से, इंडियन नेवी, सभी ने ड्रिल में पार्टिसिपेट किया। अब बात करते हैं अपॉइंटमेंट्स, रिपोर्ट्स, अवार्ड्स, कोई इंडिसेस हैं, स्कीम्स हैं। सबसे पहले तो ICAR की सिबा ने लॉन्च की है श्रिम्प क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम। ICAR का जो सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रैकिश वाटर एक्वाकल्चर है, उन्होंने 2nd एडिशन ऑफ श्रिम्प फार्मर्स कनक्लेव ऑर्गेनाइज की थी। कहां पर? गुजरात के नवसरी में एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में। वहां पर उन्होंने प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना जो है उसकी इनिशिएटिव की बात की, जिसमें 20,050 करोड़ का जो है बजट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रमोट करनी फिशरीज और एक्वाकल्चर सेक्टर में। श्रिम्प क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम क्या है? ये जो यूनियन मिनिस्टर है रूपाला, उन्होंने लॉन्च की है, जिसको एग्रीकल्चरल इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया ICAR सिबा इनके कोलैबोरेशन के थ्रू डेवलप किया गया। इसका एम क्या है? जो श्रिम्प फार्मिंग होती है
उसको इंश्योरेंस कवरेज प्रोवाइड करना, श्रिम्प फार्मर्स की सिक्योरिटी को बढ़ावा देना। देन है राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार। अभी जो सिविलियन पुरस्कार मिलते हैं वैसे ही सरकार, हमारी जो इंडियन गवर्नमेंट है, उन्होंने अनाउंस किया है कि वो साइंटिस्ट को भी रिकॉग्नाइज करेंगे राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार से। इसमें 4 कैटेगरीज होंगी, विज्ञान रत्न, विज्ञान श्री, विज्ञान युवा शांति स्वरूप भटनागर एंड विज्ञान टीम। आरवीपी के अवार्ड्स की जो कैटेगरीज हैं, इसमें 3 विज्ञान रत्न अवार्ड होंगे, 25 विज्ञान श्री अवार्ड होंगे, ऐसे होंगे। विज्ञान रत्न तो ऐसे लोगों, साइंटिस्ट को जो रिकॉग्नाइज करेंगे जिन्होंने लाइफ टाइम कुछ अचीव किया। विज्ञान श्री जो है डिस्टिंग्विश्ड कोई अलग कॉन्ट्रीब्यूशन के फील्ड में, उसको रिकॉग्नाइज करेगी। विज्ञान युवा शांति स्वरूप भटनागर यंग साइंटिस्ट को एनकरेज करेगी एक्सेप्शनल कंट्रीब्यूशन के लिए। आरवीपी अवार्ड जो है 2024 में स्टार्ट होंगे, जो कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा कन्फर किए जाएंगे या फिर वाइस प्रेसिडेंट के द्वारा। जो CSIR है ये मैनेज करेंगे इनिशियली 2 साल के लिए, उसके बाद नेशनल रिसर्च फाउंडेशन को ये दे दिया जाएगी रिस्पॉन्सिबिलिटी। राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार जो है 13 डोमेन्स में दिए जाएंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजिकल साइंसेज, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटर साइंस, अर्थ साइंस, मेडिसिन, इंजीनियरिंग साइंसेज, एग्रीकल्चरल साइंस, इन्वायरमेंटल साइंस, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन, एटॉमिक एनर्जी, स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी। आगे बात करते हैं फ्रांस का, जो आप बोल सकते हो काफी प्रेस्टिजियस एक अवार्ड है, नाइट ऑफ द ऑर्डर्स ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स, जिसको फ्रेंच में ये बोला जाता है शेवेलियर डी आई ऑर्ड्स, ये ऑड डेज आर्ट्स एट दस लेटर्स। सो आई एम सॉरी अगर ये प्रोनाउंसिएशन गलत होगी, ये फ्रेंच में है। ये अवार्ड हमारे जो डिजाइनर है राहुल मिश्रा, उनको दिया गया है। उन्होंने आर्ट एंड डिजाइन में काफी जो आउटस्टैंडिंग इनकी अचीवमेंट हुई इंडियन क्राफ्ट्समैनशिप को प्रमोट करने के लिए। यहाँ पर आप उनकी पिक्चर भी देख सकते हैं। आगे बात करते हैं 2023 ग्लोबल क्रिप्टो अडॉप्शन इंडेक्स की, जिसमें इंडिया का फर्स्ट रैंक मिला है। ये क्रिप्टो एनालिसिस फर्म है, चेन एनालिसिस वो देती है। पहले इंडिया का 4th रैंक था, अभी ये फर्स्ट हो गया है। ये क्या करती है कि जो किसी भी देश के एवरेज लोग हैं वो क्रिप्टो को कैसे अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं। देन एक डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स, ये 121 कंट्रीज को रैंकिंग दी जाती है एक नीदरलैंड बेस्ड फर्म के द्वारा, जिसमें इंटरनेट क्वालिटी, इंटरनेट अफोर्डेबिलिटी, ई इंफ्रास्ट्रक्चर, ई गवर्नमेंट, ई सिक्योरिटी, ये सभी फैक्टर्स देखे जाते हैं। इसमें इंडिया का 52nd रैंक है। टॉप 3 कंट्रीज की बात करें तो फर्स्ट रैंक है डेनमार्क का, सेकंड है साउथ कोरिया का, थर्ड है फिनलैंड का। देन बात करते हैं जो अभी हमने बात की थी वर्ल्ड हेरिटेज स्टेटस की, जो कि होयसाला टेम्पल को मिला था, वैसे ही शांति निकेतन को भी मिला है, जो कि रविंद्रनाथ टैगोर जी ने जो है स्थापित किया था 1863 में वेस्ट बंगाल में। ये एक स्कूल एंड आर्ट सेंटर था, एक ट्रेडिशनल गुरुकुल सिस्टम ऑफ एजुकेशन को फॉलो करते हुए। शांति निकेतन जो है इंडिया के वेस्ट बंगाल में लोकेटेड है। इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का प्रेस्टिजियस स्टेटस दिया गया है। ये सिग्निफिकेंट अचीवमेंट ऑफिशियली कंफर्म की गई है अभी जब सऊदी अरेबिया के रियाद में 45th वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी की मीटिंग हुई थी। तो ये अगर हम देखें वेस्ट बंगाल में थर्ड बोल सकते हो एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको वर्ल्ड हेरिटेज स्टेटस मिला। पहले सुंदरबंस नेशनल पार्क को भी मिला हुआ है और दार्जिलिंग माउंटेन्स रेलवेज को भी मिला हुआ है। अब बात करते हैं ग्लोबल डेट मॉनिटर 2023 की। ये IMF का है। ये एक यूनिक डेटा सेट है जिसमें प्राइवेट और पब्लिक डेट को कवर किया जाता है वर्चुअली सारी आप बोल सकते हो वर्ल्ड के लिए, जो कि 1950s की तरफ है। IMF के ग्लोबल डेट डेटाबेस का जो लेटेस्ट अपडेट है वो ये बताता है कि जो ग्लोबल डेट है पूरी दुनिया का जो लोन है वो फ्लक्चुएट कर रहा है 2022 में भी। कभी ये GDP का 10% है, कभी ये GDP का 238% तक भी रह जाता है। तो फ्लक्चुएशन काफी ज्यादा है इसमें। अब बात करते हैं स्पोर्ट्स न्यूज की। सबसे पहले तो है ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप 2024। हमारी जो टॉप क्रिकेट बॉडी है उन्होंने अनाउंस किया है कि 3 मेजर सिटीज है USA की जहां पर ये मैच होंगे। कहां पर? डल्लास में, फ्लोरिडा में और न्यूयॉर्क में। ये जो मैचेस हैं 2024 में होंगे। इससे पहले 2022 में ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप हुआ था ऑस्ट्रेलिया में। नेक्स्ट बात करते हैं एशियन गेम्स में की, जो कि चाइना के हंगजाऊ में 19th एडिशन होने वाला है 23 सितंबर से लेकर 8 अक्टूबर तक।
इसमें इंडिया की मेंस हॉकी टीम कैप्टन है जो हरमनप्रीत सिंह, और टोक्यो ओलंपिक्स के जो ब्रॉन्ज मेडलिस्ट बॉक्सर हैं लवलीना बरगोहेन, ये इंडिया के फ्लैग बियरर्स होंगे ओपनिंग सेरेमनी में। पहली बार हुआ है कि एशियन गेम्स में 2 फ्लैग बियरर्स होंगे, सो दैट हम इक्वल, जैसे फीमेल हो गई लवलीना और ये मेल हो गए, तो जेंडर पैरिटी को पुश करने के लिए एक सिंबल दिया है कि मेन एंड फीमेल्स को हम इक्वली प्रमोट कर रहे हैं स्पोर्ट्स में भी। अब बात करते हैं आईसीसी ने जो अभी मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप होने वाला है इंडिया में उसका ऑफिशियल एंथम दिल जशन बोले ये रिलीज कर दिया है। ये 5 अक्टूबर से मैच स्टार्ट होंगे। इस थीम में बॉलीवुड सुपरस्टार जो रणवीर सिंह है वो भी फीचर हो रहे हैं, कुछ और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स भी हैं। इस एंथम का जो म्यूजिक है, जो सिंगर है प्रीतम नक्श अजीज, श्रीराम चंद्र, अमित मिश्रा, इन्होंने तैयार किया है। देन बात करते हैं ISSF वर्ल्ड कप 2023 की। ये हुआ था ब्राजील, जो कि साउथ अमेरिका में, वहां के रियो दी जनेरो में। यहाँ पर इंडिया के जो शूटर हैं एला वेनिल वलारीवन, इन्होंने वुमेन्स 10 मीटर एयर राइफल इवेंट में गोल्ड मेडल जीता। इनके अलावा जो निश्चल है उन्होंने वुमेन्स 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में सिल्वर मेडल जीता था। इंडिया ने जो कंबाइंड अगर देखें तो 5th पोजीशन पर रहा इंडिया। जर्मनी गोल्ड मेडल 1st पोजीशन पर रहा और फ्रांस 2nd पोजीशन पर। अब बात करते हैं एशिया कप 2023 की, जो कि रिसेंटली जिसका फाइनल मैच श्रीलंका के कोलंबो में हुआ था। ये जो मैच है इंडिया और श्रीलंका में हुआ था फाइनल मैच, जिसमें इंडिया चैंपियन रहा एशिया कप 2023 का। यहाँ पर आप इनकी पिक्चर भी देख सकते हो। देन बात करते हैं डायमंड लीग फाइनल 2023 की, जो कि यूएसए में हुआ है, जहां पर चेक रिपब्लिक के जकूब विटलेक ने 3rd टाइटल जीता है जेवलिन थ्रोअर में। लेकिन जो इंडिया के जेवलिन थ्रोअर हैं नीरज चोपड़ा, ये 2nd पोजीशन पर रहे। आगे बात करते हैं बीसीसीआई ने, जो कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल है क्रिकेट के लिए इंडिया में, उन्होंने एसबीआई लाइफ को 2023 से 26 के सीजन के लिए ऑफिशियल पार्टनर की तरह अनाउंस किया है फॉर डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल सीजन। ये 3 साल की डील हुई है और ये अभी अपकमिंग जो 3 मैच वनडे इनिंग सीरीज होगी ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, वहां से स्टार्ट होगा। तो ये एसबीआई लाइफ को जो है सिलेक्ट किया गया है। आगे बात करते हैं इंडिगो की। इंडिगो इंडियन फुटबॉल टीम के लिए ग्लोबल पार्टनर और ऑफिशियल एयरलाइन बन गई है। इंडियन नेशनल फुटबॉल टीम प्लेयर्स जो हैं हमारे इंडिया के अलग अलग हिस्सों से है, उन्हीं के कल्चर को अलग अलग को आप बोल सकते हो सेलिब्रेट कर रहा है। वैसे ही इंडिया बाय इंडिगो जो है ये रिफ्लेक्ट करता है एक डायनामिक और एवर एक्सपेंडिंग नेटवर्क, एक वाइटल थ्रेड है जो अलग अलग जगह इंडिया के अलग अलग पार्ट से प्लेयर्स हैं उनको कनेक्ट करता है। अब बात करते हैं मिसलेनियस न्यूज की। यहाँ पर आप देख सकते हैं फर्स्ट न्यूज, नेशनल मेडिकल कमीशन जो है इनको वर्ल्ड फेडरेशन फॉर मेडिकल एजुकेशन से रिकॉग्निशन स्टेटस मिला है 10 सालों के लिए। इसका मतलब क्या है कि जो इंडिया से जो मेडिकल ग्रेजुएट्स होंगे उनके लिए रास्ते खुल गए हैं कि वो पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनिंग और मेडिकल की यहाँ पर ग्रेजुएशन करके बाहर के देशों में मेडिसिन प्रैक्टिस कर सकते हैं। जिन भी देशों में WFME रिकॉग्निशन मैंडेटरी थी, जैसे कि यूएसए हो गया, कनाडा हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, न्यूजीलैंड हो गया, इस एक्रेडिटेशन के अंडर 706 एग्जिस्टिंग मेडिकल कॉलेज जो है इंडिया में उनको भी WFME एक्रेडिटेशन स्टेटस मिल जाएगा। एडिशनली जो भी नए मेडिकल कॉलेजेस हैं जो आने वाले 10 सालों में स्टैब्लिश होंगे उनको ऑटोमेटिकली WFME एक्रेडिटेशन मिल जाएगा। ये जो डेवलपमेंट है इट इज सेट टू पोजीशन इंडिया एज एन अपीलिंग डेस्टिनेशन इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए कि इंडिया में आकर भी वो मेडिकल स्टडीज कर सकेंगे। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेज की। सबसे पहले है वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे 2023 जो कि 17 सितंबर को मनाया जाता है। इस बार का इसका थीम था एंगेजिंग पेशेंट्स फॉर पेशेंट सेफ्टी। देन है वर्ल्ड बेम्बू डे 2023 18 सितंबर को मनाया जाता है हर साल। एक ग्लोबल इनिशिएटिव है बेम्बू के सिग्निफिकेंस पर लाइट डालने के लिए। उसके बाद है इंटरनेशनल इक्वल पे डे, ये भी 18 सितंबर को मनाया जाता है यूनाइटेड नेशंस के इनिशिएटिव के अंडर। पहली बार 2020 में मनाया गया था। सेक्सुअल डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करने के लिए, अवेयरनेस रेज करने के लिए और मेन एंड वुमेन में चाहे वो सैलरी देनी है, उनकी अर्निंग्स में जो भी जेंडर पे गया था उसको खत्म करने के लिए।
देन है वर्ल्ड अल्जाइमर डे, 21 सितंबर को मनाया जाता है। जो ये मेंटल डिसऑर्डर है अल्जाइमर, जिसमें धीरे धीरे जो इंसान की मेमोरी है वो खत्म हो जाती है, उसके बारे में अवेयरनेस रेज की जाती है। इस बार का थीम था इसका नेवर टू अर्ली नेवर टू लेट। देन है इंटरनेशनल डे ऑफ पीस, ये भी 21 सितंबर को मनाया जाता है। ये 1981 में इनकॉर्पोरेट किया गया था यूनाइटेड नेशंस के द्वारा। इसके बाद है वर्ल्ड राइनो डे, ये 22 सितंबर को मनाया जाता है। ये वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड साउथ अफ्रीका के द्वारा अनाउंस किया गया था 2010 में। इंटरनेशनली ऑब्जर्व ये किया जाता है 2011 से लेकर। वर्ल्ड राइनो डे सभी जो राइनो की 5 स्पीशीज उनको सेलिब्रेट करता है। कौन कौन सी है? ब्लैक राइनो, व्हाइट राइनो, ग्रेटर वन हॉर्न राइनो, सुमत्रन राइनो और जावन राइनो। देन है इंटरनेशनल वीक ऑफ द डेफ 2023, ये 18 to 24 सितंबर तक मनाया जा रहा है। ये 1958 में पहली बार लॉन्च किया गया था इटली के रोम में, सो दैट वो जो मंथ था जब पहली वर्ल्ड कांग्रेस हुई थी किसकी, डेफ लोगों की, उसको कमेमोरेट करने के लिए 2023 के इस वीक का थीम क्या है? बिल्डिंग इंक्लूसिव डेफ कम्युनिटीज। डेफ लोग होते हैं जिनको सुनाई नहीं देता। अगर आपको इसकी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ चाहिए, यहाँ पर हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये बाकी यूजर नेम है जहां पर भी आपको हमें ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी प्लीज हिट द लाइक बटन, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। सी यू टुमारो एट 8 o'clock। हैव अ नाइस डे।